नमस्कार, स्वागत है आपका आरोही क्लासेस में। और आप सब लोग कैसे हैं? आज हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान के अंतर्गत अभिप्रेरणा, मोटिवेशन। हमारी लाइफ के लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। मोटिवेशन के द्वारा ही हम किसी लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा को डिटेल में, साधारण शब्दों में। आपको अगर हमारा टॉपिक पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें। और अगर आप टेट, सुपर टेट या सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा जो शब्द है मोटिवेशन से बना है, अंग्रेजी के। ये ग्रीक वर्ड मोटम से और लैटिन वर्ड मूवियर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? टू मूव। टू मूव यानी अग्रसर होना, प्रेरित होना, प्रगति करना या आगे बढ़ना। किसी कार्य के लिए अग्रसर होना, प्रेरित होना। जब कोई लक्ष्य हम प्राप्त करना, उसके लिए प्रेरणा जब तक हमारे पास नहीं होगी, अभिप्रेरणा, तब तक हम उस कार्य के प्रति आगे नहीं बढ़ेंगे, उस कार्य को करने की ठानेंगे नहीं। ठीक है, तो किसी कार्य को करने का ठान लेना ही अभिप्रेरणा है कि हम प्रेरित होते हैं, तभी हम किसी कार्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को। अभिप्रेरणा एक ऐसा प्रेरक बल है जो व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्त हेतु निरंतर प्रयासरत रखता है। अगर व्यक्ति प्रेरित है यानी उसको मोटिवेशन है उसको अच्छे से, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने निरंतर रहेगा। वह बीच में कितना ही उसको लक्ष्य ना मिले, कितनी भी उसको कठिनाइयाँ आए, पर वह निरंतर प्रयासरत रहेगा। और जब तक व्यक्ति में प्रेरणा है तब तक वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहेगा निरंतर। अब प्रेरणा की विशेषताएं हैं ये। अब प्रेरणा एक कल्पना शक्ति है। अब प्रेरणा क्या है? एक कल्पना शक्ति है। अभिप्रेरणा के अभाव में अधिगम की परिकल्पना निरर्थक है। अधिगम की परिकल्पना अभिप्रेरणा के अभाव में निरर्थक है। व्यक्ति अप्रेरित होगा तभी वह सीख सकता है, अधिगम कर सकता है। व्यक्ति कब सीखता है? जब वह किसी कार्य को सीखने के लिए अभिप्रेरित होता है। एक अभिप्रेरित व्यक्ति अपनी समस्या का समाधान कर सकता है। एक अप्रेरित व्यक्ति क्या कर सकता है? अपनी समस्या का समाधान आसानी से कर सकता है। ये अपनी समस्याओं का हल निकाल सकता है। आगे देख लेते हैं। 1943 ईस्वी में अब्राहम मैस्लो ने एक पुस्तक लिखी। कौन सी? द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन में आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा कि आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया है अब्राहम मैस्लो ने, जिसमें आवश्यकता की पूर्ति हेतु अभिप्रेरणा को महत्व बताया। ठीक है, जिसमें उन्होंने क्या बताया है? आवश्यकता की पूर्ति हेतु अभिप्रेरणा का महत्व बताया है। कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हम देख लेते हैं अभिप्रेरणा के संबंध में, जो मनोवैज्ञानिकों ने दी हैं। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। अभिप्रेरणा क्या है? अधिगम का, सीखने का सबसे अच्छा राजमार्ग है। यहाँ से देखिए स्किनर और सर्वोत्कृष्ट, इससे हम रिलेट करके इन परिभाषाओं को याद कर सकते हैं कि अगर अभिप्रेरणा की परिभाषा में सर्वोत्कृष्ट शब्द आता है तो वो हमारी परिभाषा किसने दी है? स्किनर ने। इस तरीके से याद करने का एक तरीका होता है कि हम किसी शब्द को किसी शब्द से रिलेट करके अच्छे से देख सकते हैं, तो हमारे वो दिमाग में बैठ जाता है कि हाँ, अगर ये सर्वोत्कृष्ट शब्द आया है तो ये परिभाषा किसकी है? स्किनर की। तो यहाँ से अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोत्कृष्ट राजमार्ग है। यह जो परिभाषा दी है ये दी है स्किनर ने। अगली हमारी जो परिभाषा है क्रेंच के अनुसार अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है। अब यहाँ हम कोई ऐसे शब्द को ढूंढ सकते हैं जो क्यों और क्रेंच मिल रहा है, मतलब चलो का शब्द तो आ रहा है, कुछ रिलेट कर लेते हैं। तो अगर अभिप्रेरणा हमारे क्यों का उत्तर देती है, क्यों शब्द आ रहा है अभिप्रेरणा की परिभाषा में, तो ये क्रेंच के अनुसार परिभाषा है। यहाँ से हम थोड़ा रिलेट करके देख लेते हैं। अगली जो परिभाषा है वो है गुड एनएफ के अनुसार किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने तथा नियंत्रण आदि अभिप्रेरणा द्वारा संभव है। किसी कार्य को शुरू करने, आप याद भी कर सकते हैं, इन परिभाषाओं को अच्छे से समझ भी सकते हैं। किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने तथा नियंत्रण आदि अभिप्रेरणा द्वारा संभव है। तो किसी कार्य को जब हम करते हैं, शुरू करते हैं, जारी रखते हैं, उस पर नियंत्रण करते हैं, तो यह सब किस
किससे जरूरी है, किसके द्वारा संभव है, अप्रेरणा के द्वारा। जब तक हम अभिप्रेरित नहीं होंगे हम किसी कार्य को करने के लिए उसको जारी नहीं रख सकते, शुरू नहीं कर सकते। आगे हम देख लेते हैं। अगली परिभाषा जो है वो है एटकिंस के अनुसार। एटकिंस ने क्या कहा है अभिप्रेरणा के बारे में? किसी कार्य को सीखने शुरू करने की योग्यता अर्जन ही अभिप्रेरणा है। किसी कार्य को सीखने शुरू करने मतलब शुरू जहाँ से होता है, योग्यता, उसकी योग्यता जो होती है उसका अर्जन ही अभिप्रेरणा है। ये परिभाषा दी है एटकिंस ने। यहाँ से एक निकल के आती है, अभिप्रेरणा अधिगम का हृदय कहलाती है। तो अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय कहा जाता है अभिप्रेरणा को, ठीक है। अभिप्रेरणा को अधिगम का हृदय कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार। तो अभिप्रेरणा के दो प्रकार होते हैं, सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक अभिप्रेरणा। सकारात्मक अभिप्रेरणा और नकारात्मक। सकारात्मक अभिप्रेरणा का संबंध है इस अभिप्रेरणा के फलस्वरूप व्यक्ति जिस कार्य को करता है और कार्य को करने के दौरान व्यक्ति को संतोष, संतुष्ट या सुखद अनुभव प्राप्त होता है, तो वह स्वतः अभिप्रेरित होते हुए उद्देश्यों की प्राप्ति को सफल बनाता है। ये सकारात्मक अभिप्रेरणा है कि इस अभिप्रेरणा के फलस्वरूप व्यक्ति जिस कार्य को करता है और कार्य करने के दौरान व्यक्ति संतोष्ट, उसको उस कार्य करने के बाद संतोष प्राप्त होता है, संतुष्टि प्राप्त होती है, एक सुखद अनुभव होता है। तो इसका मतलब है कि उद्देश्यों की प्राप्ति में सफल हुआ है, और जब सफल होता है तो यह जो अभिप्रेरणा है ये सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। सकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत एक चीज आ जाती है कि सकारात्मक अभिप्रेरणा के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा के लिए एक शिक्षक को ऐसी अधिगम परिस्थितियों का निर्माण करना चाहिए स्कूल में जिससे उस बालक की आवश्यकता की पूर्ति हो सके। अगर बालक की आवश्यकता की पूर्ति होगी तो वह कार्य करने के लिए अभिप्रेरित होगा, ठीक है। यहाँ से निकल के आता है सकारात्मक अभिप्रेरणा का। अगली जो हमारी अभिप्रेरणा वो कौन सी है, नकारात्मक अभिप्रेरणा। नकारात्मक अभिप्रेरणा के अंतर्गत क्या होता है, यह अभिप्रेरणा वातावरण या बाह्य कारकों के प्रभाव से उत्पन्न होती है। तो यह अभिप्रेरणा किससे उत्पन्न होती है, वातावरण या बाह्य कारकों से प्रभाव से। इसमें नकारात्मक क्या आ जाता है, पुरस्कार, दंड, निंदा, प्रशंसा। अगर इनसे हम अप्रेरित होते हैं, अगर कोई हमको पुरस्कार देता है, उससे हम कोई कार्य करते हैं तो ये नकारात्मक अप्रेरणा है। दंड मिलता है, उससे हम कोई अच्छा कार्य कर रहे हैं या किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं तो ये नकारात्मक अप्रेरणा है, ठीक है। तो इस अप्रेरणा में व्यक्ति को कार्य के लिए मतलब कार्य के दौरान आनंद की अनुभूति नहीं होती क्योंकि वह स्वयं अप्रेरित नहीं होता है, उसे वातावरण द्वारा किसी कार्य को करने के लिए अप्रेरित किया जा रहा है, तो व्यक्ति इसमें सुखद आनंद की अनुभूति नहीं कर पाता है। व्यक्ति अच्छा किसमें महसूस करता है, जब वह अपने मन से किसी कार्य को करने के लिए अप्रेरित होता है और उस लक्ष्य को प्राप्त करता है। आगे देख लेते हैं हम अप्रेरणा के तत्व। अप्रेरणा के तत्व, अप्रेरणा के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आ जाते हैं, पहला आवश्यकता, दूसरा चालक, तीसरा प्रोत्साहन। 3 तत्वों से मिलकर अप्रेरणा का जन्म होता है। अप्रेरणा के ये तत्व हैं आवश्यकता, चालक और प्रोत्साहन। आवश्यकता यानी नीड, किसी चीज की आवश्यकता, ठीक है। अप्रेरणा का आधार आवश्यकता है। अगर हमें किसी वस्तु की, किसी चीज की आवश्यकता है तो उसी के तरीके से हम अप्रेरित होंगे। अगर हमको आवश्यकता नहीं है तो हम अप्रेरित नहीं होंगे। जैसे खाना, पानी, नौकरी। खाना अगर भूख लगी है तभी तो हम खाना ढूंढेंगे जाके, तभी तो हम खाना बनाएंगे या खाएंगे, कुछ अच्छा देखेंगे क्या है क्या नहीं। प्यास लगी है तभी तो हम पानी ढूंढेंगे। इसी प्रकार हमको नौकरी की ज़रूरत है, कुछ आर्थिक मजबूरियां हैं तभी तो हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, नहीं तो हम क्यों। अगर हमको सारी सुविधाएं अच्छे से मिले, हमको किसी चीज़ की कमी ना हो तो हम नौकरी क्यों करेंगे, हम आराम से रहेंगे। तो हम नौकरी कब करते हैं, जब हमको कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी रहती है, किसी ना किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, उसको हम पूरा नहीं कर सकते और उसको पूरा करने के लिए हमको क्या होता है, नौकरी करनी पड़ती है। तो ये हमारी आवश्यकता हो गई। चालक क्या है, अंतर्नोद। खाना पानी की अगर आवश्यकता है तो यह आवश्यकता नीड है, तो नीड अप्रेरणा को जन्म देती है। अगला आ गया चालक यानी ड्राइव, अंतर्नोद, प्रचोदन भी इसको कहते हैं। तो आवश्यकता का आधार क्या है, चालक है। मतलब क्या है इसका कि खाना आवश्यकता है, खाना क्या है, आवश्यकता है,
लेकिन चालक भूख है। भूख जो है वो चालक है, भूख लगेगी तभी हम खाना ढूंढेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहता, भूख लगी है तो हमने खाना ढूंढा है और उसके लिए हमने कुछ प्रेरित हुए हैं और हमने खाने को प्राप्त किया है। इसी तरीके से पानी की आवश्यकता है, तो हमें क्या, पहले चालक क्या है, प्यास, यानी प्यास लगी है तभी हम पानी को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे, उसकी हमको आवश्यकता होगी। अगला आ जाता है प्रोत्साहन। प्रोत्साहन के अंतर्गत क्या है, प्रोत्साहन की प्राप्ति होते ही चालक मंद पड़ने लग जाता है। प्रोत्साहन की प्राप्ति यानी हमको भूख लगी है, अब हमको खाना मिल गया है, तो जब खाना मिल जाता है उसके बाद चालक है वो मंद पड़ जाता है, सुस्त पड़ जाता है। उसके बाद हम अब प्रेरणा का स्तर थोड़ा कम हो जाता है। तो प्रोत्साहन मिलने पर चालक मंद पड़ जाता है। जिस प्रकार हम पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, दिन रात हम पढ़ाई करते हैं 8-8 घंटे 10-10 घंटे, अगर हमको नौकरी मिल जाती है तो हम उस तरीके से पढ़ाई फिर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है, फिर हम पढ़ाई नहीं कर सकते, उतना हमारा मन नहीं लगता है, अब प्रेरणा हमको नहीं मिलती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाता है प्रोत्साहन। अगला आ जाता है आवश्यकता के प्रकार। आवश्यकता के जो प्रकार हैं उसमें क्या है, जन्मजात आवश्यकताएं और अर्जित आवश्यकताएं। जन्मजात, प्राकृतिक, स्वाभाविक या आनुवंशिक। जन्मजात का मतलब क्या है, ये हो गया प्राकृतिक, स्वाभाविक और आनुवंशिक। अर्जित मतलब वातावरण और कृत्रिम आवश्यकताएं। तो दो आवश्यकताएं हो गई, आवश्यकता के दो प्रकार, जन्मजात आवश्यकताएं और अर्जित आवश्यकताएं। जन्मजात आवश्यकताएं कौन सी आवश्यकताएं होती हैं, यह वंशानुगत लक्षणों के रूप में माता पिता से प्राप्त होती हैं। जन्मजात हमारी आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, यह जो वंशानुगत लक्षणों से माता पिता से हमको प्राप्त होती हैं। अर्जित आवश्यकताएं कौन सी होती हैं, वातावरण द्वारा प्राप्त होती हैं, वातावरण जिस हम पर्यावरण में रहते हैं। इनका दूसरा जो आवश्यकता है वो है, इनका नियंत्रण तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। जन्मजात आवश्यकताओं का नियंत्रण किससे होता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा। और जो ये हमारी अर्जित आवश्यकताएं हैं, इनका नियंत्रण होता है वातावरण के द्वारा। यह वातावरण से प्राप्त होती हैं, उनका नियंत्रण भी वातावरण के द्वारा ही होता है। अगली हमारी हो जाती है, इनके बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। जो हमारी जन्मजात आवश्यकताएं होती हैं उनके बिना व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता, जैसे भूख प्यास, ठीक है। तो भूख प्यास के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन अगर इसी के विपरीत इनके अभाव में व्यक्ति जिंदा रह सकता है, जैसे मान सम्मान पद प्रशंसा। अगर ये वस्तुएं हमको नहीं मिलती है, समाज के द्वारा हमको मान सम्मान नहीं मिलता है, हमको कोई पद प्राप्त नहीं होता है या प्रशंसा नहीं मिलती है, फिर भी तो हम समाज में जिंदा रहते हैं, खाना खाते हैं, रहते हैं, अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन इनके बिना जिंदा नहीं रहा जा सकता, वो होती है जन्मजात आवश्यकताएं। इसमें जन्मजात आवश्यकताओं में अवप्रेरणा चक्र चक्रीय होता है और अर्जित आवश्यकताओं में अवप्रेरणा चक्र संज्ञानात्मक होता है। तो अगला हम देख रहे हैं अवप्रेरकों के प्रकार। अब्राहम मैस्लो ने अवप्रेरकों को दो प्रकार में बांटा है, जन्मजात आनुवांशिक, जैसे भूख व प्यास, जन्मजात या आनुवांशिक एक बात है और अर्जित या वातावरणीय एक बात है। तो भूख व प्यास कैसी हैं, जन्मजात आवश्यकताएं हैं, अवप्रेरक हैं, और अर्जित वातावरणीय मान सम्मान यश, ये अर्जित प्रेरक है। इसी तरीके से आंतरिक जन्मजात, इनको क्या बोलते हैं, आंतरिक जन्मजात प्राथमिक अप्रेरकों को उद्दीपकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जो जन्मजात अप्रेरक होते हैं उनको किसी भी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो अपने ही तरीके से अप्रेरित रहते हैं और ज़रूरत होती है उस चीज़ की। जैसे भूख और प्यास है, ये जन्मजात अप्रेरक है। जब हम व्यक्ति जन्म लेता है उसी के साथ उसको भूख लगती है, प्यास लगती है। अगला जो आ जाता है अर्जित यानी कृत्रिम अप्रेरक। तो कृत्रिम अप्रेरकों को उद्दीपक की आवश्यकता पड़ती है। जो जन्मजात अप्रेरक है उनको उद्दीपकों की आवश्यकता नहीं पड़ती है और कृत्रिम अप्रेरकों को उद्दीपक की आवश्यकता पड़ती है। तो मैस्लो ने अप्रेरकों को कितने प्रकार में बांटा है, दो भागों में, जन्मजात अप्रेरक और अर्जित अप्रेरक। अगला जो अप्रेरक है वो थॉमसन के अनुसार, थॉमसन ने भी अप्रेरकों को दो भागों में बांटा है, स्वाभाविक या प्राकृतिक। भूख और प्यास को इन्होंने स्वाभाविक रखा है और अस्वाभाविक कृत्रिम मान और यश। ये समाज में हम मान सम्मान या स्वाभाविक है, कृत्रिम चीजें हैं, इनको हम समाज में पा सकते हैं, अपने कर्मों के द्वारा अपना स्थान अच्छा बना सकते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक अप्रेरक हैं, जिस प्रकार भूख और प्यास। ठीक है। अगला जो है गैरेट के अनुसार, गैरेट ने तीन भागों में बांटा है अप्रेरकों को। गैरेट ने कितने भागों में, तीन भागों में, जैविक,
जन्म से भूख प्यास निद्रा, तो ये जैविक अप्रेरक। दूसरा इन्होंने सामाजिक अप्रेरक, आत्म सुरक्षा प्रदर्शन जो होता है सामाजिक अप्रेरकों में रखा है। अगला इन्होंने तीसरा प्रकार बताया है मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक में क्रोध भय जो संवेग हैं इनको इन्होंने रखा है मनोवैज्ञानिक अप्रेरकों में। तो गैरेट के अनुसार कितने अप्रेरक हैं? 3, जैविक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। अप्रेरणा के उपाय, अब हम आगे पढ़ लेते हैं अप्रेरणा के उपाय। तो अप्रेरणा के उपायों के लिए पुरस्कार एवं दंड को हम रखते हैं। समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहार को अपनाने से यदि उपलब्धि प्राप्त होती है तो उस मान्य व्यवहार को दोहराने हेतु पुरस्कार दिया जाता है। अगर हम कोई समाज में ऐसा कार्य करते हैं जिसके द्वारा उपलब्धि प्राप्त हो, मान्य व्यवहार हो, तो उसको दोहराने के लिए पुरस्कार दिया जाता है। जिस प्रकार अभी नीरज चोपड़ा ने, आप लोगों ने देखा होगा, वो एक उसमें गोल्ड मेडल प्राप्त किया था तो उनको पुरस्कार दिया गया था। तो ऐसे कार्यों के लिए हम मान्य व्यवहारों को दोहराने हो तो पुरस्कार दिया जाता है। और इसी के विपरीत अगर हम समाज के अस्वीकृत व्यवहार को पुनरावृत्ति, मतलब कोई ऐसे व्यवहार हैं जो समाज में अस्वीकृत हैं, तो उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए दंड दिया जाता है। तो दंड और पुरस्कार दोनों अप्रेरणा के उपाय हैं। तो पुरस्कार यदि सभी के सामने दे तो श्रेष्ठ है और दंड अकेले में दे तो श्रेष्ठ है। यानी पुरस्कार अगर दिया जाए तो व्यक्ति अच्छे से प्रेरित होता है और दंड अगर अकेले में दिया जाए तो प्रेरणा मिल सकती है, लेकिन अगर सबके सामने दिया जाता है तो व्यक्ति उससे गलत रास्ते पर भी जा सकता है, उसको अच्छा महसूस नहीं होगा, उसको हीन भावना उसके अंदर आ सकती है। तो पुरस्कार यदि सभी के सामने दें तो अच्छा है, श्रेष्ठ है, और दंड अकेले में दें तो श्रेष्ठ है। अगला होता है अप्रेरणा के उपाय में शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए जिससे बच्चे अप्रेरित हों। प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, अगर कोई बच्चा कुछ काम करके लाता है तो उसको हमको प्रतिपुष्टि देनी चाहिए। सामूहिक गतिविधियां करानी चाहिए, आवश्यकताओं का ज्ञान कराना चाहिए कि उसकी बच्चे की क्या क्या आवश्यकताएं हैं उनका हम ज्ञान कराएंगे तो वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अप्रेरित होगा। उचित वातावरण का निर्माण करना चाहिए, रुचि का पता लगाना चाहिए, बच्चे की रुचि किसमें है तो उसका हमें पता लगाना चाहिए जिससे हम उसको प्रेरणा दे सकें उन रुचियों को प्राप्त करने के लिए, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। उपलब्धियों का सहारा लेकर उपलब्धियों के बारे में बताना चाहिए, किस तरीके से व्यक्ति समाज में अपना अच्छा स्थान बनाते हैं। तो आज हमने पढ़ा है अप्रेरणा को, अप्रेरणा के बारे में हमने डिटेल में पढ़ा है। अगर आपको हमारा टॉपिक पसंद आता है, अच्छे से समझ में आ जाता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आरोही क्लासेस। थैंक यू।